गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले कि मैंने वीडियो में आपको केमिस्ट्री इन एवरी डेली लाइफ में क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने थे उसके बारे में बताया था। अभी हम आपको बताएंगे कि हमारा जो केमिस्ट्री इन एवरी डेली लाइफ में और उसमें हमको क्या क्या चीज़ पढ़नी है और क्या है। तो देखिए, जो सबसे पहले हम जो औषधियों का वर्गीकरण करते हैं, मतलब जो मेडिसिन्स का या ड्रग्स का जो हम जो क्लासिफिकेशंस करते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन के 4 टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो किसके आधार पर आता है? वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर आता है ना। वो आता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर। तो आप पहला जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसके देखा फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर, इफेक्ट के बेसिस पर, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, है ना। सेकेंड जो आपका आएगा, एक और स्टाइल आता है, वो आता है आपका औषधि के प्रभाव के आधार पर, इफेक्ट ऑफ मेडिसिन के बेसिस पर। ठीक है, हर औषधि का जो प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है ना। औषधि का प्रभाव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है वो क्लासिफिकेशन आता है केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना के बेसिस से बोलेंगे इसको। क्या? रासायनिक संरचना के आधार पर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। और फोर्थ और लास्ट जो क्लासिफिकेशन आता है स्टूडेंट्स, वो हमारा आता है लक्ष्य अणुओं के आधार पर, मतलब टारगेट मॉलिक्यूल के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? लक्ष्य अणु के आधार पर, टारगेट मॉलिक्यूल के बेसिस पर। अब इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा कि ये हर क्लासिफिकेशन अलग अलग कैसे होता है। तो आप सबसे पहले इतना ध्यान दीजिए, जब आप इनको डिफाइन करें तो याद रखिए, फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट के बेसिस पर हम जो ड्रग को क्लासीफाई करते हैं, ड्रग्स को, जितने ड्रग्स होते हैं, जो औषधियाँ होती हैं, तो वो किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है? वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ज़्यादा उपयोगी होती है डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर या चिकित्सकों के लिए। ये ऊपर वाला जो क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि कब आपको एंटीसेप्टिक देना है, कब डिसइंफेक्टेंट देना है, ये कब आपको एंटीपायरेटिक देना है, कब आपको एंटीहिस्टामिन देना है। तो इस हिसाब से वो बता सकते हैं। डॉक्टर्स के लिए ऊपर वाला क्लासिफिकेशन होता है। सेकंड आता है औषधि का प्रभाव। आप जानते होंगे कि हर औषधि का जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो हर औषधि का जब इफेक्ट अलग होता है तो उसको, जो औषधियाँ होती हैं, उसका रेंज के हिसाब से उसको अलग अलग रखा जाता है। कोई ज़्यादा डोज वाला रहता है, कोई कम डोज वाला रहता है। इसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं, औषधियों के प्रभाव के आधार पर हम मेडिसिन को या ड्रग्स को अलग कर लेते हैं। उसका आता है केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। जैसे मैं आप बोलूँगा कि हर औषधि की जो रासायनिक संरचना होती है, जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एक नाम बोलूँगा आपको, सल्फा ड्रग। तो जो सल्फा ड्रग्स है, सल्फा ड्रग में बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे सल्फा डाइजीन, सल्फा ग्वानिडीन, सल्फा पिरिडीन। तो ये सब में लेकिन होता क्या है तो सल्फा ड्रग ही, लेकिन सभी सल्फा ड्रग के जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग हैं। लास्ट आता है टारगेट मॉलिक्यूल के बेसिस पर, मतलब जितने भी मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं, वो किसी पर टारगेट करती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पर टारगेट करेंगी, है ना, लिपिड पर टारगेट करेगी, प्रोटीन पर टारगेट करेगी, न्यूक्लिक एसिड पर टारगेट करेंगी। तो जिस पर वो टारगेट करेगी उसको हम लोग बोलेंगे टारगेट मॉलिक्यूल, या इसको हम बोलेंगे लक्ष्य अणु। तो उसके आधार पर भी हम मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, औषधियों को, ड्रग को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप के जो क्लासिफिकेशन है ये अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। इतना पढ़ने के बाद सबसे पहले हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कि जो औषधियों के जो वर्गीकरण होते पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या औषधियाँ पढ़नी है। तो मैं आपको औषधियों के नाम लिखवा देता हूँ हिंदी में, अंग्रेजी में, और सबका यूज़ बता देता हूँ, और कौन कौन सी दवाइयाँ किस में काम आती है वो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहला आपका आता है ज्वरनाशी। क्या? ज्वरनाशी। ज्वरनाशी का मतलब, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक्स, है ना। इसको क्या बोलेंगे? एंटीपायरेटिक्स। मैं हिंदी में दोनों में बोल रहा हूँ। दूसरा आता है आपका पीड़ाहारी। पीड़ाहारी, पीड़ाहारी का मतलब होता है एनाल्जेसिक्स। क्या? पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक्स। पीड़ाहारी नाम से लग रहा है, पीड़ा को हरने के लिए, मतलब पेन को कम करने के लिए। ये 2 टाइप का होगा पेन किलर, एक होगा नार्कोटिक, एक होगा नॉन नार्कोटिक, है ना। ज्वरनाशी जो है वो बुखार के लिए काम आता है, जैसे एस्प्रिन, पैरासीटामोल। पीड़ाहारी में भी आपका एस्प्रिन, पैरासीटामोल काम आ सकता है। तीसरा जो एग्जांपल है वो आपका है पूर्तिरोधी। पूर्तिरोधी, या इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में एंटीसेप्टिक बोलेंगे।
और एक और नाम आता है इसी कैटेगरी में है, उसका नाम होता है विसंक्रामक। विसंक्रामक, ये इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विसंक्रामक औषधि को? तो विसंक्रामक औषधि को हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ये एंटीसेप्टिक है, प्रतिरोधी, और दूसरा वाला क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका डेटॉल होता है ना, आपका आयोडोफॉर्म होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है, टिंचर आयोडीन्स वगैरह होती है, ये सब क्या है, ये सब एंटीसेप्टिक, और कभी कभी कुछ ऐसी भी होती है कि अल्कोहल्स की कंपोजिशन होती है जो आपका डिसइंफेक्टेंट का काम भी करती है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन के लिए काम आता है, प्रतिरोधी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो आप लिख सकते हैं क्या, एंटासिड। क्या, एंटासिड। एंटासिड को अंग्रेजी में एंटासिड और हिंदी में इसे प्रति अम्ल बोलते हैं। अब बोलोगे सर ये प्रति अम्ल क्या है? जब हमको एसिडिटी हो जाती है, जब हमारा अमाशय जो होता है, हमारा जो स्टमक होता है, जब HCl का ज़्यादा सिक्रेशन करता है, जब हमारा स्टमक HCl का सिक्रेशन ज़्यादा करता है, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, उसके लिए अपने को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। मतलब कोई ऐसी मेडिसिन चाहिए जिसमें बेस मौजूद हो, जो कि हमारे एसिड के जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को क्या कर दे, कम कर दे। तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। बच्चों पांचवा जो नाम आता है वो नाम आता है प्रति मलेरिया। प्रति मलेरिया, प्रति मलेरिया का आप जानते होंगे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटी मलेरियल मेडिसिन। एंटी मलेरियल मेडिसिन आपको मलेरिया में काम आती है, तो जानते ही होंगे मलेरिया में जो ज़्यादातर मेडिसिन काम आती है उसमें क्विनेन का उपयोग किया जाता है। क्विनेन्स जैसे क्लोरोक्विन, मेपाक्विन, पेलुड्रीन, ये सब जितनी भी मेडिसिन आएंगी ये सब मलेरिया के लिए काम आती हैं। सिक्स्थ आता है आपका एंटी फर्टालिटी ड्रग। क्या, एंटी फर्टालिटी, एंटी फर्टालिटी ड्रग। ये जो एंटी फर्टालिटी ड्रग है बच्चों, ये जनन से संबंधित है। मतलब जनन मतलब रिप्रोडक्शन से संबंधित है। मतलब हमारी जो जनन क्षमता ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए हम जो मेडिसिन लेते हैं वो एंटी फर्टालिटी ड्रग्स की कैटेगरी में आ जाती है। तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा स्टूडेंट्स, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्ट्रोजन, ये सब जितने भी हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स का बहुत अच्छा रोल रहेगा किसमें, एंटी फर्टालिटी ड्रग्स में। तो ये 6 क्लासिफिकेशन हुए। सातवां जो क्लासिफिकेशन आता है स्टूडेंट्स, है ना, वो आता है आपका क्या बोला चाहिए उसको, सल्फा ड्रग। क्या, सल्फा ड्रग्स। ये क्या होते हैं, सल्फा ड्रग। देखिए सल्फा जो ड्रग्स हैं या सल्फा ड्रग जो है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक का काम करता है ना। सल्फा ड्रग भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक का काम करता है। तो आप याद रखिए कि जो आपका बेसिलरी पेचिस वगैरह होता है, ठीक है, उसमें ये काम आता है सल्फा ड्रग। बहुत सारी सल्फा औषधियाँ होती हैं, जैसे सल्फाडाइजीन होता है, सल्फाग्वानिडीन होता है, सल्फापिरिडीन होता है, सल्फोनामाइड्स होते हैं, है ना। तो ये सब जो है आपका एंटीबायोटिक के समान ही काम करने की औषधि में आती हैं। आठवां जो नाम आपका आता है बच्चों, सल्फा ड्रग्स के बाद आपका आता है एंटीबायोटिक। क्या आएगा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आप पता ही होगा, एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहा जाता है। स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक का मतलब ये होगा कि ऐसी औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होंगी, मतलब ऐसी मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न तो होंगी और बैक्टीरिया से उत्पन्न होंगी मान लीजिए, और उन्हीं को नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा विनम, विनम का मतलब होता है विष, और उसका जो एंटीडोज बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी विनम। मतलब विनम से क्या बनता है, एंटी विनम। उसी टाइप से एंटीबायोटिक भी होता है। एंटीबायोटिक जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न तो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो रिएक्टिविटी होती है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेंगे, आपके एंटीबायोटिक्स करेंगे। तो बच्चों ये तो हमारे हुआ। अब उसका आता है एक एलर्जी के लिए काम आता है, 9th वाला एक एलर्जी के लिए काम बोलते हैं, आता है एलर्जी के लिए, उसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन, ये जो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है ये आपको एलर्जी के लिए काम आएगी। किसके लिए, एलर्जी। एलर्जी और एनर्जी में अंतर है। एलर्जी का मतलब होता है किसी के प्रति हमको ज़्यादा, हम जब सेंसिटिव हो जाएं तो हमको एलर्जी हो जाती है, मतलब हमको उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, तो हमें खांसी छींक के माध्यम से हमको पता चलता है। तो एलर्जी के लिए जो मेडिसिन काम आएंगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटी हिस्टामिन बोलेंगे। और इसके बाद जो लास्ट मेडिसिन आती हैं वो आता है एनेस्थीसिया, जिसको हम लोग बोलते हैं निश्चेतक। एनेस्थीसिया आप जानते ही होंगे, निश्चेतक एनेस्थीसिया, जो आप बेहोश करने में काम आता है, निश्चेतक एनेस्थीसिया।
तो ये जो निश्चेतक हो गए, जो एनास्थीसिया होगा वो दो टाइप का होगा, एक होगा आपका टेम्पररी और एक होगा आपका परमानेंट। मैं टेम्पररी और परमानेंट ना बोलूँगा, एक बोलूँगा स्थानीय, है ना, और एक होगा स्थायी। एक होगा परमानेंट और एक होगा क्या, किसी एक प्लेस में जो काम आता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी एक जगह दांत का ऑपरेशन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे बॉडी को तो शून्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दांत में ही प्रॉब्लम है तो दांत की जगह में इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा शून्य करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन पे अपन क्लोरोफॉर्म ना दे करके कुछ ऐसा मेडिसिन या ऐसा कोई एनेस्थेसिया देते हैं या ऐसा कोई निश्चेतक देते हैं जो उस पार्ट को क्या करे, पूरी तरह से शून्य कर दे। तो वो होता है किसी एक प्लेस के लिए। लेकिन जो अपन परमानेंट करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म एक ऐसा एनेस्थेसिया है जो पूरे के पूरे बॉडी को हमारा बेहोश कर देता है ना, पूरे के मास्ती से जो सीएनएस है वहाँ तक ब्लड चलता है और हम बेहोश हो जाते हैं। तो वो पूरे बॉडी को क्या करने के लिए, निश्चित करने के लिए काम आता है। तो ये हमारे इतने जो मेडिसिन हैं ये हमारा किस में आता है, ये हमारा आता है बच्चों औषधि में, रसायन में। तो इतने चीज़ों का आप अपना कॉपी में नोट्स जरूर बना लेंगे, सभी का डेफिनेशन। ये बुखार में, ये दर्द में, ये शरीर एंटीसेप्टिक में जो काम आता है, डेटॉल वगैरह, ये एसिडिटी के लिए, ये मलेरिया के लिए, ये जनन क्षमता को कम करने के लिए, ये सल्फर ड्रग किस में काम आता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है, एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, एंटीहिस्टामिन एलर्जी के लिए, और एनास्थीसिया जिसको निश्चेतक बोलते हैं वो हमारे बॉडी की किसी जगह को बेहोश या शून्य करने में काम आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतने मेडिसिन का नाम, उसका डेफिनेशन, और हर मेडिसिन के दो नाम आप लिख लेंगे, एग्जाम में पूछता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक करके एक आप सुन लीजिए खाली। ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे बोलते हैं ना दवा एक बीमारी बहुत, जैसे मान लीजिए बहुत सारी बीमारियां हैं लेकिन उसके लिए एक कोई मेडिसिन ऐसी होगी जो काम आएगी, तो वो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में काम आ जाएगा वो, ठीक है। तो आप उसमें ग्राम पॉजिटिव को भी डिस्ट्रॉय करेगा, नेगेटिव बैक्टीरिया को भी, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी नष्ट कर सकता है, तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हुआ औषधि का। अब हम देखते हैं भोजन में रसायन में। क्या देखेंगे, भोजन में रसायन, मतलब अब हम ऐसी केमिस्ट्री देखेंगे जो हमारे फूड में इंक्लूड होती है, मतलब हमारे भोजन में इंक्लूड होती है। तो बच्चों भोजन में रसायन जब हम देखेंगे तो भोजन में रसायन मतलब केमिस्ट्री इन फूड, भोजन में जब हम रसायन देखते हैं तो इसमें अपन दो टॉपिक को ही कवर करते हैं। क्या टॉपिक, सिर्फ दो टॉपिक को कवर करते हैं। एक टॉपिक को कवर करते हैं जिसका नाम होता है खाद्य परिरक्षक, जिसको अपन हिंदी में तो बोलते हैं खाद्य परिरक्षक और इंग्लिश में बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। और दूसरा आता है क्या, कृत्रिम मधुरक। क्या, कृत्रिम मधुरक, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो अब ये आता है कि खाद्य परिरक्षक का, जैसे ये नाम तो आपको पता ही है कि खाने पीने की जो चीज़ें होती है, जो फूड्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं खटास ना आ जाए, उसमें कोई प्रकार के ऑक्सीडेंट्स, मतलब क्या बोलना चाहिए, सड़ ना जाए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, बाहर से कोई केमिकल्स मिलाते हैं। आपने अपने डेली लाइफ में देखा भी होगा, अचार को बचाने के लिए आप उसमें तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन कुछ केमिकल्स का यूज़ भी किया जाता है हमारे डेली लाइफ में, हमारे फूड को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, फूड को लंबे समय तक रखने के लिए, उसमें कहीं खट्टास ना आ जाए, उसमें कहीं कोई मतलब प्रॉब्लम ना आ जाए, लंबे समय तक वो स्टोर रहे, तो इसके लिए को क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव। तो इसमें दो नाम याद रखिएगा हमारे बच्चों, ठीक है। पहला नाम आप याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट, C6H5COONA, इसको सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। ये बहुत अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव है। और बताया सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, क्या, सोडियम, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं इंग्लिश में, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये दो नाम को मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। फूड को अट्रैक्टिव बनाने में, फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर रखने के लिए ये सब दिया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव। अब आता है कृत्रिम मधुरक, इसमें चार नाम आते हैं बच्चों। चार नाम में सभी में के बारे में बता दूं, कोई कितने टाइम को फास्टर, जो स्वीटनिंग एजेंट्स का नाम ही क्या है। देखिए, हम जो सुक्रोज लेते हैं, हम जो शक्कर खाते हैं वो सुक्रोज है, और जो सुक्रोज होता है उसका जो कैलोरी वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। तो कैलोरी वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी।
कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होगा तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को अपने को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो उसके लिए अपन क्या लेंगे, उसके लिए अपन लेंगे स्वीटनिंग एजेंट्स लेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स लेंगे। तो उसमें क्या क्या नाम आता है, एक नाम आता है सुक्रालोज, हिंदी में भी सुक्रालोज, इंग्लिश में भी सुक्रालोज। एक और नाम आता है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम। एक नाम आता है एलिटेम, एक एस्पार्टेम, एक एलिटेम, और एक आता है सैकरीन। क्या, सैकरीन। तो बच्चों इसमें से नाम चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें एक नाम कुछ ऐसे हैं जो कि आपको ठंडे में काम आते हैं। मतलब आपको कुछ चीज़ ऐसी याद रखनी है जो ठंडक में काम आता है और उसको अपन ठंडे में चीज़ों में यूज करते हैं। जैसे आपको देख लेंगे सोडियम सैकरीन, तो ये शक्कर से मान के चलिए 550 गुना मीठा है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कितना गुना मीठा है ये, तो ये 550 गुना जो है मीठा होता है। किससे, हमारा जो नॉर्मल शुगर होता है उससे 550 गुना क्या होता है, मीठा होता है ना। उसके बाद हमारा बाकी जितना एस्पार्टेम हो गया, एलिटेम हो गया, है ना, एस्पार्टेम और एलिटेम। ये देखिएगा आपने नाम भी लिखा है सुक्रालोज, एस्पार्टेम, एलिटेम। तो एस्पार्टेम और जो एलिटेम है दोनों में ए लगा हुआ है, एस्पार्टेम और एलिटेम दोनों में ए लगा हुआ है। तो दोनों का जो स्वीटनर का जो कैपेसिटी है वो 2000 टाइम्स फास्टर है नॉर्मल सुक्रोज से, ये वाला, है ना। और ये जो सुक्रालोज है ये केवल 100 टाइम्स फास्टर होता है ना। कितने टाइम्स फास्टर है, 100 टाइम्स फास्टर है। अब ये आता है कि इसमें एक नाम आता है कि ठंडी के दिनों में, ठीक है, हम हमेशा यूज करते हैं किसका, ये वाला हमेशा आपको ठंड के दिनों में ही यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठंड के दिनों में आपको क्या यूज करना है, सॉरी एस्पार्टेम नहीं, एलिटेम। क्या, एलिटेम। ये एलिटेम जो है ये आपको किस में यूज करना है, ओनली कोल्ड टाइम्स में यूज करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जो एलिटेम है, ठीक है, ये एलिटेम जो है आपको किस में यूज करना है, नहीं सॉरी यहाँ पर ये तो ठीक है, एस्पार्टम है ना, एस्पार्टम ही है। ये आपको ठंडे के दिनों में यूज करना है। किसमें, ये एलिटेम का नहीं, एस्पार्टम आपको किसमें यूज करना है, ठंडे के दिनों में यूज करना है एलिटेम। तो इसमें क्यों, गर्मी के दिन में ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, विघटित होता है। कोई होगा इसका प्रॉब्लम, है ना, कि ये ठंडी के दिनों में ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, गर्मी के दिनों में इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये सब क्या करते हैं, कैलोरी वैल्यू को कम करते हैं। इसके मिठास में कोई कमी नहीं आएगी, मिठास आपका स्वीटनिंग नेचर उतना ही रहेगा, बट इसमें जो कैलोरी वैल्यू हमारी जो ज़्यादा हो जाती है, और कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होने से शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है, और इससे क्या होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सुक्रालोज, एस्पार्टम, एलिटेम और सैकरीन, इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सैकरीन का स्ट्रक्चर को बस ध्यान दे दीजिए, क्योंकि कभी कभी सैकरीन का स्ट्रक्चर पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका SO2 रहेगा, यहाँ पर आपका CO रहेगा, और यहाँ पर आपका NH रहेगा। तो ये कभी कभी स्ट्रक्चर आप बना दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अगर मान लीजिए आपसे इसका डेफिनेशन पूछा तो डेफिनेशन लिख दिए कि भैया कैलोरी वैल्यू को कम करने के लिए हम स्वीटनिंग एजेंट्स का उपयोग करते हैं। उसमें 4 नाम है, एक नाम बना दिए, चारों के चारों नाम लिख दिए, का स्ट्रक्चर बना दिए। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा फूड में। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है सोप और डिटर्जेंट्स, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट्स से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो बच्चों सोप और डिटर्जेंट से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं जो आएगा। सबसे पहले आप अपने कॉपी में जो नोट्स बनाएंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, आप जब सोप पढ़ें, क्या पढ़ें, साबुन पढ़ें, मैं आपको डिटर्जेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। साबुन जब पढ़ें और दूसरा क्या पढ़ें, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ें। तो डिटर्जेंट के बारे में जब पढ़ें तो साबुन में आपका फार्मूला याद रखिए, C17H35COONA। ये नॉर्मल एक साबुन का सूत्र है जिसका नाम होता है, इंग्लिश में लिख लीजिए, सोडियम स्टीयरेट। क्या, सोडियम, ये स्टीयरेट है ना। सोडियम स्टीयरेट का मतलब ये स्टीयरिक एसिड से फॉर्म हुआ है ना। अब डिटर्जेंट्स में होता ये है कि आपका कुछ फार्मूले में ज़्यादा कोई खास अंतर ऐसा नहीं रहने वाला है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना, मतलब सल्फोनेट आएगा, है ना, लॉरिल सल्फोनेट, है ना। जैसे स्टीयरेट होता है तो इसमें क्या होता है, लॉरिल एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, है ना, ऐसा कुछ लॉरिल सल्फेट, ऐसा कुछ नाम लिखते हैं, या एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, लॉरिल सल्फेट, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट।
तो ऐसा नाम किस में आता है, डिटर्जेंट्स में आता है। एक खास बात यह है सोप और डिटर्जेंट्स में, जब आप सोप देखेंगे तो सोप में या साबुन में आपका कार्बोक्सिलेट आयन होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन होगा, मतलब C डबल बॉन्ड O होगा। और दूसरी ओर जब अपन डिटर्जेंट्स को देखें तो डिटर्जेंट्स में हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सल्फोनेट होता है। क्या होता है, सल्फोनेट। तो दोनों में खास अंतर ये है। और साबुन से कई गुना ज़्यादा अच्छा कौन होता है, डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट्स जो होता है वो अच्छा झाग देता है, पहली बात यह है। इससे साबुन वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं होता है, साबुन ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है। और डिटर्जेंट जो है वो आपका हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में काम कर सकता है। तो ये है डिटर्जेंट्स की खास पहचान। अब आपको साबुन से क्वेश्चन क्या पूछेगा, साबुन बनाने की विधि पूछेगा। तो आप कोई भी साबुन बना रहे हैं तो सबसे पहले आप लीजिएगा क्या, कोई भी वसीय अम्ल लीजिएगा। क्या लीजिएगा, वसीय अम्ल। और उस वसीय अम्ल में आप अगर कठोर साबुन बनाना चाहते हैं तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कीजिए। अगर आप हार्ड साबुन बनाना चाहते हैं, फैटी एसिड लीजिए, फैटी एसिड ऐड कीजिए। उसमें क्या, फैटी एसिड लेकर के उसमें ऐड कीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका साबुन बन जाएगा, है ना। साबुन का उपयोग भी आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। साबुन में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप। उसमें आपने देखा होगा कि जब साबुन की जो स्ट्रक्चर होती थी उसमें 2 पार्ट्स हुआ करते थे। एक पार्ट्स होता था हाइड्रोफोबिक और एक पार्ट्स होता था हाइड्रोफिलिक। मतलब एक जो पार्ट होता था वो तेल की ओर जाता था और एक पार्ट जो होता था वो वाटर की ओर डाला जाता था। दोनों जो है जाते थे, जानने के बाद एक इमल्सन बनाते थे, पायस बनाते थे और हमारा जो गंदा मैला कपड़ा जो है वो पूरी तरह से उसमें साफ हो जाता था, है ना। तो ये कहानी थी इसमें। साबुन के एक्शन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 10th लेवल का ही है, आप पढ़ लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस आएगा डिटर्जेंट से 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि डिटर्जेंट्स को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है ना। मतलब डिटर्जेंट 3 टाइप के होते हैं जनरली, है ना। देखिए, अगर मैं डिटर्जेंट्स का उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से करूं तो 3 टाइप का होगा। अगर देखा जाए तो डिटर्जेंट 2 टाइप, एक होगा बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, एक होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। एक होगा जैव निम्नलिखित डिटर्जेंट, एक होगा जैव और निम्नलिखित डिटर्जेंट, वो अलग है। और कैटायनिक, एनायनिक और नॉन एनायनिक, ये उनके पॉजिटिव, नेगेटिव और आयंस के विशेष पर है। तो देखिए, जब डिटर्जेंट्स के आपको एग्जाम में पूछता है कि अगर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछेगा तो वो अलग से पूछेगा। लेकिन अगर वो डिटर्जेंट्स को प्रकार पूछता है कि आप बताइए कि डिटर्जेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको 3 टाइप बताना है। एक बताना है आपको कैटायनिक डिटर्जेंट। क्या बताना है, कैटायनिक डिटर्जेंट। दूसरा आपको बताना है एनायनिक डिटर्जेंट और तीसरा बताना है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ये 3 टाइप के हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि पहचान कैसे पाएंगे। इसके अलावा मैंने 2 डिटर्जेंट और बताया। एक बताया बायोडिग्रेडेबल, जिसको बोलेंगे जैव निम्नीकृत, बायोडिग्रेडेबल, है ना, डिटर्जेंट। क्या, एक होता है बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकृत, एक होता है अजैव निम्नीकृत, डिटर्जेंट। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। सबके बारे में थोड़ा बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इसका पता लगाएंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैटायनिक है, कौन सा एनायनिक है, कौन सा नॉन आयनिक है, ये आपको क्लासिफिकेशन में इतना ही लिखना है। ये अलग से पूछेगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो अलग से ही पूछेगा कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा क्या है, तो अभी बता रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक के बारे में। देखिए, जो कैटायनिक डिटर्जेंट्स होती हैं उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि कैटायनिक डिटर्जेंट्स में आपका कुछ ऐसा रहेगा। मान लीजिए आपके कोई भी एक नाम दे दिया ऐसे करके, यहाँ पर 10 लिख दिया, 16 लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर आपको n लिखेगा और यहाँ पर n के साथ ये 3 वैलेंसी, पूरी 4 वैलेंसी हो जाएगी, 1 2 3 4, और ये पूरे के पूरे यहाँ पर ऐसे प्लस रहेगा और यहाँ पर एक माइनस रहेगा। तो आप समझ जाएंगे
कि कॉम्प्लेक्स में अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो वो आपका जो डिटर्जेंट है वो आपका कैटायनिक डिटर्जेंट है। कॉम्प्लेक्स से बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो वो जो आपका डिटर्जेंट्स हैं वो आपका क्या है, कैटायनिक। अब मैं आपको बता दूं एनायनिक की पहचान कैसे होगी, ठीक है। एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा, ये कैटायनिक हो गया, ऐसे पता लगा लोगे ये कैटायनिक है। एनायनिक में क्या करेंगे, कोई भी एक नाम लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपने नाम लिया CH3 CH2, यहाँ 10 लिख दिया, फिर यहाँ पर CH2 लिख दिया, यहाँ OH लिख दिया, है ना। अब आपको पता लगाना है कि एनायनिक क्या है। तो एनायनिक में पहले आप क्या करेंगे, पहले इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे। क्या मिलाओगे, कोई भी एक अल्कोहल लोगे उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे, तो आप देखोगे क्या होगा, CH3, यहाँ हो जाएगा CH2 का 10, यहाँ पर CH2, यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर ये H जो है 2 बार है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2H की ये ऐसे करके निकाल लेंगे, है ना। तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आप SO3O और यहाँ पर H कर दीजिए। सही बात है, मतलब वही चीज़ है, SO4 को मैंने SO3OH कर दिया है, और ये H कहाँ से है, जो H यहाँ बचा हुआ था। फिर आप इसमें क्या मिला लीजिए, NaOH मिला लीजिए। क्या मिला लीजिए, NaOH। तो ये जो H पॉजिटिव है, ये जो Na पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को जगह में चेंज हो जाएंगे, ऐसा निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2, यहाँ 10 CH2, फिर SO3, यहाँ पर ONA। ये जो बना लास्ट में, इसमें 2 पार्ट्स हैं, देखिए ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। तो आप देखेंगे कि इसमें कहीं नाइट्रोजन नहीं है, और ये सल्फोनेट बन गया। क्या बन गया, सल्फोनेट। तो ये जो सल्फोनेट है, लॉरिल सल्फोनेट है, और डिटर्जेंट में मैंने बताया था लॉरिल शब्द यूज होता है, या बेंजीन सल्फोनेट यूज होता है। तो लॉरिल हो चाहे बेंजिल एल्किल सल्फोनेट हो, अगर सल्फोनेट आया है ना, अगर सल्फोनेट आया है तो आपका कौन सा डिटर्जेंट्स है, वो आपका है कैटायनिक के बाद एनायनिक डिटर्जेंट। अब आता है लास्ट नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। तो बच्चों नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स पहचानना और भी सरल है। कैसे, जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होगा उसमें ना तो पॉजिटिव आयन होगा ना तो नेगेटिव आयन होगा। जस्ट लाइक आपका एक प्रकार का एस्ट्रिफिकेशन। मतलब अगर मैं बोलूं नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स क्या हैं, तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स का एक बेस्ट एग्जांपल लिखिए, क्या, एस्ट्रीकरण, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एस्ट्रिफिकेशन। तो एस्ट्रिफिकेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो हाउ इट इज पॉसिबल, सो आप क्या करोगे, आप यहां पर कोई भी एक ये ले, यहां पर मैंने ले लिया, यहां पर मैंने क्या एसिड ले लिया, ये देखिए ये स्टीयरिक एसिड है, मान लो क्या है ये, स्टीयरिक एसिड। और इसमें अपन क्या करोगे, इसमें एक अल्कोहल मिला दो। कौन सा अल्कोहल मिलाओगे, मान लीजिए पॉलीएथिल ग्लाइकॉल मिला लिए, है ना। कोई भी एक अल्कोहल मिला लीजिए आप, ये लीजिए आपने एक अल्कोहल मिला दिया, है ना। ये कौन सा अल्कोहल है, नॉर्मली अगर CH2OH होता तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल होता, लेकिन ये पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल बोल सकते हैं इसको। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं ना। तो आप जब इसको देखोगे तो आप देखना यहाँ से कहीं से भी, यहाँ से मान लीजिए H निकला, यहाँ से OH निकला, तो यहाँ से क्या निकल गया, H2O। तो हमारे पास क्या रिमेन रहा, यहाँ पर रहा CH2, यहाँ पर रहा CH3 CH2 का 16 टाइम्स, फिर आपका COO, एंड देन यहाँ पर आपका CH2, देन आपका CH2, यहाँ N, देन आपका CH2, देन आपका CH2, यहाँ पर भी N, और यहाँ पर OH। तो इसमें ना तो पॉजिटिव आयन है ना तो नेगेटिव आयन है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया, ये एक प्रकार का एस्टरी है, इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर डिटर्जेंट। क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर डिटर्जेंट। तो पॉलीएस्टर डिटर्जेंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमका डिटर्जेंट्स का क्लासिफिकेशन। अब आपको ये बता दूं कि ये जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट ये होते क्या है, बहुत सरल है। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स ऐसे डिटर्जेंट्स हैं जिसको जैव निम्नीकृत डिटर्जेंट्स बोलते हैं, जो कि आपका सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिग्रेड हो जाए, मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनको तोड़ दिया जाए, अपघटित कर दिया जाए, है ना। तो ये जो नॉन ब्रांच वाले होते हैं, जैसे मैंने बताया लॉरिल सल्फेट, जैसे कोई भी एक लॉरिल ले लीजिए, जैसे CH3 CH2, यहाँ 10 लीजिए, है ना, यहाँ SO4, है ना, यहाँ पर लॉरिल वाला कोई भी, यहाँ पर लॉरिल वाला कोई भी 10 लीजिए, यहाँ पर CH2, यहाँ पर SO3ONA,
ये कोई भी सीधा जो अशाखित होगा, मतलब जिससे ब्रांच नहीं होगी, ब्रांच मतलब कोई ऐसा वैसा ब्रांच अगर नहीं निकला होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट या जैव निम्नीकृत डिटर्जेंट। अजैव में क्या आता है, जो कि ब्रांच वाले होते हैं, ब्रांच मतलब जिसमें शाखाएं होती हैं, जैसे बेंजीन का जो एल्किल सल्फोनेट है, मतलब बेंजीन के साथ अगर कोई ऐसा करके जुड़ा होगा लंबा चौड़ा ऐसे करके, है ना, बेंजीन ग्रुप के साथ अगर जुड़ा होगा तो समझ जाइएगा इधर उधर कहीं भी शाखा उखा निकली होगी, ब्रांच निकला होगा, मतलब बेंजीन एल्किल सल्फोनेट जो आएगा वो ब्रांचेड होगा, और जो ब्रांच वाला होगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स में आएगा। क्या आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब ऐसे डिटर्जेंट जो है, देखो कुछ क्या होते हैं, कुछ जीवाणुओं के द्वारा डिसोसिएट होते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ डिटर्जेंट्स को डिसोसिएट करने का काम करते हैं, और लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उसको डिटर्जेंट्स को डिस्कम्पोज नहीं कर सकते। तो उसके आधार पर हम डिटर्जेंट्स को दो टाइप में बांटते हैं, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक जीवाणुओं के द्वारा अपघटित होने वाले डिटर्जेंट्स, जीवाणु के द्वारा टूट जाएं, और एक जीवाणु के द्वारा जो टूटते नहीं हैं, बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकृत, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव अनिम्नीकृत। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे क्या जितने प्रकार के हमारे कोर्स में थे, ठीक है, हमने सभी को आपको बता दिया है। बस एक बार आपको पढ़ना है, और बिना डॉक्टर की परमिशन से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि हर दवाई की जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने बताया 4 प्रकार की क्लासिफिकेशन होती है, और सभी का जो टारगेट होता है वो अलग अलग होता है, तो वो टारगेट को डॉक्टर भी समझ सकता है ना। तो इसीलिए हमें डॉक्टर की परमिशन से दवाइयाँ लेनी चाहिए, है ना। एसिड किस दवाई में क्या इफेक्ट होगा क्या पता है, इसीलिए इस चैप्टर में मैंने जितने भी चीज़ें हैं सबको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर दिया। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको इससे पूरी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।